नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करेंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित भारत का इतिहास 12 से 20 तक बीए फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट पेपर है। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने इतिहास का अति इंपॉर्टेंट सवालों पर अध्ययन करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए उन सभी सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप सभी अंत तक बने रहिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उन्हीं सवालों पर आज का क्लास रहेगी। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, नो डाउट। दोस्तों आज की क्लास में हमने रखा है ये सवाल 23वां सवाल है, जो कि 2019 के एग्जाम में और 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल था, इसी सवाल को मैंने आज की क्लास में रखा है क्योंकि ये दो एग्जामों में पूछा जा चुका है। अति इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आप देख लीजिए क्या सवाल है, देखते हैं अभी, और इसके आंसर पर भी हम गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज की क्लास इन ऐसे सवालों पर, इंपॉर्टेंट सवालों पर रहेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर वन वीक सीरीज का कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। विशेषकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से जो भी स्टूडेंट अपनी बीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जालोर, सिरोही या आसपास के इलाकों, जोधपुर इसके आसपास बाड़मेर है, या आसपास वाले जो जेएनयू के जो संभाग में आते हैं, जोधपुर संभाग में जो जिले आते हैं, उन्हीं सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वो भी जेएनयू कॉलेज के लिए अति इंपॉर्टेंट वन वीक सीरीज को आपके सामने पेश करवाया जाता है, और रेगुलर इसी क्लास को आप देखते रहिए। आपको जरूर एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ में इन्हीं सवालों को देखने को नजर पड़ेगी। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति में पल्लवों के योगदान की समीक्षा करनी। भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो हमारे देश भारत की जो संस्कृति है, उसमें पल्लव जो राजवंश था, उस पल्लवों के योगदान की व्याख्या करनी, यह सवाल पूछा गया। और यही सवाल पूछा गया अगला सवाल के पल्लव का भारतीय संस्कृति में क्या योग। दोस्तों सवाल सेम है लेकिन भाषा अलग अलग है। इसमें क्या कहा कि भारत में पल्लवों के योगदान की समीक्षा कीजिए, और इसमें क्या पल्लव वंश का भारतीय संस्कृति में योगदान रखिए। सेम सवाल है, और यही भी सेम है कि भारतीय संस्कृति में को पल्लवों के योगदान का परीक्षण कीजिए, यानी पल्लवों का योगदान भारत की संस्कृति में किस प्रकार रहा है वो लिखना है। दोस्तों आइए सवाल को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। सवाल को स्टार्ट करते हैं कि प्रशासनिक योगदान, हमारे भारतीय संस्कृति में पल्लवों का प्रशासनिक योगदान, प्रशासनों के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान था, उसके बारे में गोपालयन महोदय के अनुसार, किसके अनुसार, गोपालन महोदय के अनुसार, जो कोई विद्वान है उसके अनुसार, शासन प्रबंध में मौर्य और गुप्त दोनों के शासन प्रणालियों के अनेक तत्व ग्रहण किए जाते। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि शासन के प्रबंध में मौर्यों और गुप्तों दोनों के शासन प्रणालियों के अनेक तत्व हैं वो ग्रहण के। भारतीय संस्कृति में ये मौर्य और गुप्तकालीन जो शासक थे, उनके जो प्रणाली थी, उसको विशेषकर इनके तत्व है वो ग्रहण किए जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। और क्या है, राजा जन कल्याण कार्यों में अग्रणी थे। दोस्तों राजा पहले जमाने में जन कल्याणकारी, जो भी हमारे लोगों के हित में, जनता के हित में जो कार्य होते थे, उसके कार्यों में अग्रणी थे, यानी कि आगे रहते थे, यानी लोगों के हित में रहते थे, और समय समय पर अपने राज्य में मंदिर, तड़ाक इत्यादि बनवाते। दोस्तों समय आने पर, समय पढ़ने पर, समय समय पर अनेक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जिस भी क्षेत्र का, जिस भी राज्य का राजा है, और उस राज्य के अंदर राजा है, वो राज्य के अंदर अलग अलग मंदिरों और तड़ाकों आदि को बनवाता। दोस्तों सड़कों, मंदिरों और तड़ाकों आदि को बनाने का कार्य भी ये राजा करता था। और कौन से राज्यों की बात कर रहे हैं हम, पल्लव राज्यों की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय इतिहास में, भारत के जो इतिहास है, इसमें पल्लवों का जो शासन रहा था भारत पर, तो पल्लवों का शासन के समय किस प्रकार पल्लव अपनी जनता के सामने किस प्रकार का कार्य करते थे, उसके बारे में, कि दान दक्षिणा देता था। राजा है वो अपनी जनता को, या फिर अपनी जनता में रहने वाले लोगों को दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन दौलत प्रदान करता था। और देखा जाए तो संपूर्ण साम्राज्य में अनेक राष्ट्रीय होते। दोस्तों संपूर्ण साम्राज्य, उसमें अनेक राष्ट्रीय होते थे, राष्ट्रीय में अनेक विषय राष्ट्रीय होते थे, और राष्ट्रीय में भी अलग अलग प्रकार के विषय होते। विषय में बहुसंख्यक कोष्टक होते। दोस्तों अलग अलग वैसे कोष्टम या और ग्राम होते थे। दोस्तों क्या होता है कि एक राज्य होता है, राज्य में अलग अलग कोष्टम होते, कोष्टक होते। कोष्टक बोले तो गांव होते, गांव
इस प्रकार अलग-अलग बड़ा सा राज्य है, उसके अंदर छोटे-छोटे गाँव होते हैं। आप भी सभी जानते हैं कि एक राज्य होते हैं, राज्य में जिले होते हैं, जिलों में गाँव होते हैं। तो इसी प्रकार यही है कि संपूर्ण साम्राज्य यानी पूरे-पूरे जिला और उस संपूर्ण साम्राज्य के अंदर राष्ट्र होते हैं, यानी छोटे-छोटे राष्ट्र होते हैं, ठीक है? उस राष्ट्रों के अंदर अनेक प्रकार के विषय होते हैं और विषय को अंदर कोटम यानी कि गाँव होते हैं और वन विभाग के अध्यक्ष को गुणिम कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? वन विभाग के जो अध्यक्ष होते थे, उसको गुणिम के नाम से जानते थे। गुणिम कहते थे स्नान करने के लिए तड़ाकों और जलाशयों की देखरेख तिर्यक नामक पदाधिकारी द्वारा होती है। यहाँ पर जलाशयों की जो देखरेख के लिए तिर्यक नामक पदाधिकारी होता था, वो करता था और ग्रामों को स्वायत्त शासन प्राप्त था। वहाँ ग्राम सभ्यता होती थी जो मंदिरों, तड़ाकों, उद्यानों आदि में देखरेख का कार्य करती थी। दोस्तों, ये तो था प्रशासनिक योगदान। प्रशासन यानी राजा है, वो अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में राजा जिस साम्राज्य का राजा है उसके अंदर जो प्रशासन है उसका उस जनता के प्रति कैसे कार्य करता था, किस प्रकार से लोगों की सहायता करता था, लोगों की सहायता करने के लिए किन-किन पदाधिकारियों को नियुक्त करता था, उसके बारे में हमने देख लिया। तो ये तो थे प्रशासनिक कार्य पल्लवों के। और अब देखते हैं धार्मिक योगदान। दोस्तों, पल्लव भारतीय शासन में जो पल्लव शासन था तो उसमें धार्मिक योगदान किस प्रकार का था वो देखते हैं। पल्लव नरेशों ने विष्णु और शिव के अनेक ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि धार्मिक दृष्टि से देखे पल्लवों के बारे में धार्मिक दृष्टि से देखे तो पल्लवों के जो नरेश थे, पल्लवों के जो राजा थे, उन्होंने विष्णु और शिव के अनेक प्रकार के मंदिर को बनाए। कौन-कौन से? विष्णु और शिव के भक्त थे, इन्होंने इनके मंदिर है वो बहुत सारे बनवाए थे, ठीक है? और अनेक ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर शिव और विष्णु के ग्रंथों की रचना की, मंदिरों की रचना की। और पल्लव नरेशों ने विष्णु और शिव के अनेक प्रकार के मंदिर और ग्रंथों को भी बनाया। यहाँ पर थे ग्रंथ, विष्णु और शिव के ग्रंथ और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया है। किसने? पल्लव राजाओं ने। और हिंदू धर्मावलंबी होते हुए भी, ये हिंदू धर्मावलंबी होते, कौन सा धर्म था इस पल्लवों का? हिंदू धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने बौद्ध जैन धर्म के ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार नहीं किए। दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के पक्षी होने के साथ ही ये इतने ऐसे हम कह सकते हैं ईमानदार थे कि इन्होंने अन्य किसी धर्म का विरोध नहीं किया। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म थे, उसी समय भी ये प्रचलित है भारत में और आज भी प्रचलित है। लेकिन उस समय जो पल्लवों ने हिंदुत्व होते हुए भी किसी दूसरों का विरोध नहीं किया, ठीक है? ये बात बताई जा रही है, ठीक है? हैंसोंग, यहाँ पर हमारे भारत में जब हैंसोंग घूमने आया था तो हैंसोंग ने जो हमारे भारत में आकर वर्णन किया, उससे ये प्रकट होता है, हैंसोंग के वर्णन से प्रकट होता है कि पल्लव राज्य में बौद्ध अपने इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि भारत में पल्लव राज्य में बौद्ध, जब पल्लवों का राज्य था भारत में, तब बौद्ध है वो अपनी इच्छा अनुसार, बौद्ध धर्म के लोग थे, वो पल्लवों के राज्य में अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र पूर्वक जीवन यापित कर सकते, यानी शासन तो किसी दूसरे राजा का था लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति रह सकता था, यानी कि व्यतीत कर रहे थे। वहाँ उनके सो विहार थे। वहाँ पर कहाँ पर? भारत में जहाँ भी शासन था वहाँ पर 100 विहार थे। इनमें 10,000 भिक्षु रहते थे। कितने भिक्षु? 10,000 भिक्षु रहते थे। सभ्य राजधानी के समीप बुद्धों का सबसे बड़ा विहार था। किसके? राजधानी के समीप बुद्धों का सबसे बड़ा विहार था। दोस्तों, यहाँ पर पल्लवों का हमारे भारत में जब शासन चल रहा था तब उनका साहित्य, यानी उसने साहित्य रचनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार का योगदान उसने हमारी भारत की संस्कृति पर रखा है। तो पल्लव नरेश विधा प्रेमी थे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे? जब भारतीय संस्कृति पर, भारत की संस्कृति है वो पल्लवों के शासन आने पर किस प्रकार के परिवर्तन हुए उसकी समीक्षा करनी, यानी भारत में जब पल्लवों का शासन था तब कौन कौन से बदलाव आए, किस प्रकार का बदलाव चल रहा था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे। हमने पहले क्या देखा? जब भारत में पल्लवों का शासन चल रहा था तब पल्लवों की जो प्रशासनिक सेवा थी उसके बारे में, योगदान के बारे में देखा। बाद में हमने देखा धार्मिक योगदान के बारे में, पल्लवों का भारत में धार्मिक योगदान किस प्रकार का था जनता के प्रति, वो देखा। फिर अब हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक योगदान, यानी भारत में जब पल्लवों का शासन था तब उसका साहित्यिक योगदान किस प्रकार का था वो हम देख रहे हैं। दोस्तों,
पल्लव नरेश, पल्लवों का एक राजा था, कौन सा, विधा प्रेमी थे दोस्तों। पल्लव नरेश यानी पल्लवों के जो राजा थे, पल्लव राजवंश के जो राजा थे, भारत में पल्लव राजवंश के जो राजा थे वो सारे के सारे विधा प्रेमी थे। कैसे, विधा प्रेमी थे, एक इंपॉर्टेंट है ये। और उन्होंने अपने प्रसिद्ध विद्वानों को राज्याश्रय दिए दोस्तों। उन्होंने अपने प्रसिद्ध जो विद्वान थे अपने राज्य में, अपने राजा जहां पर बैठता है तो वहां पर कौन होते हैं, विद्वान आसपास में बैठते। दोस्तों राजा यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर, और विद्वान है वो नीचे बैठते हैं, यानी जो जो भी अपने मत देते हैं किस प्रकार क्या होता है वो, यानी कि विद्वान राजाश्रय देते थे। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अग्रम नहीं है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अगर अगम प्रिय की उपाधि धारण की। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अगम प्रिय की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार पल्लवों की राज्यसभा में बांस शूद्रक के नाटक का अभिनय भी होता। दोस्तों यहाँ पर क्या होता था कि कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ ऐसे विद्वान हैं पल्लव संस्कृति में, कुछ ऐसे विद्वान थे जिसके अनुसार पल्लवों की राज्यसभा जहां पर भी होती थी, राजाओं की सभा होती थी पल्लवों की, वहां पर बांस और शूद्रक के, बांस एक प्रकार के नाटकों के नाम है, बांस और शूद्रक के नाटकों का अभिनय होता था। दोस्तों नाटकों का अभिनय होता था, नजारा होता था। राज्यसभा जहां पर बैठती थी वहां पर अलग अलग प्रकार के नाटक भी किए जाते थे। कौन से राज्य में, पल्लवों के राज्य शासन के अंतर्गत ये सब कुछ होता था। पल्लव नरेशों ने संस्कृत भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। दोस्तों पल्लव नरेश, पल्लवों के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा में विकास का बड़ा योगदान दिया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि पल्लव नरेशों ने कौन सी, संस्कृत भाषा के लिए बड़ा योगदान दिया है। पल्लव काल में संस्कृत साहित्य के साथ साथ तमिल साहित्य की भी उत्पत्ति हुई। दोस्तों यहाँ पर संस्कृत साहित्य का उत्पन्न हुआ था कब, पल्लव नरेशों के साथ में, तो साथ ही साथ तमिल साहित्य का भी यहाँ पर उद्भव हुआ, उन्नति हुई। इस काल का सबसे प्रमुख तमिल ग्रंथ तमिल कुरला है। दोस्तों इस साल में जो तमिल ग्रंथ है वो कौन सा है, तमिल कुरला। पल्लवों के शासन में तमिल कुरला नामक यहाँ पर क्या ग्रंथ है, वो तमिल ग्रंथ एक रचना के रूप में उभरा। कौन सा, तमिल कुरला, ये पल्लवों के शासन के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे है पल्लवों का हमारे भारतीय संस्कृति में कलात्मक योगदान। दोस्तों पल्लवों का शासन जब भारत में चल रहा था तब कलात्मक योगदान की दृष्टि से पल्लव किस प्रकार का व्यवहार करते थे, किस प्रकार की ये कलात्मक व्यवहार की जो योगदान हमारे भारत की संस्कृति पर रहा है वो पल्लव नरेशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगला है कलात्मक योगदान किस प्रकार था पल्लव नरेशों। पल्लवों की वास्तुकला से, पल्लवों की जो वस्तु बनाने की कला थी उस से चार प्रमुख कला की शैलियां विकसित। दोस्तों पल्लवों की जो वास्तुकला से, पल्लवों की जो वास्तुकला थी उनके द्वारा प्रमुख कला की शैलियां विकसित हुई। कितने प्रकार की, चार प्रकार की कलात्मक श्रेणियां कौन कौन सी है, पल्लव नरेशों ने कौन कौन सी संस्कृति, कौन कौन सी कलात्मक योगदान के बारे में। महेंद्र वर्मन शैली, कौन सी, महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली। दोस्तों अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये हमारी क्लास तो वैसे आप जरूर, अगर एक बार आपने ये क्लास अटेंड कर ली है तो मेरे ख्याल से आप दूसरी बार भी यहीं पर 1 वीक सीरीज पढ़ने के लिए आप जरूर यहाँ पर पधारोगे। दोस्तों मुझे ये पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं अपने इस जो पढ़ाने के जो अपने खुद पर विश्वास है कि मैं किस प्रकार मैं किसी दूसरे को किस प्रकार से उसके सामने चीजें रखूं ताकि वो आसानी से समझ पाए। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि किसी के सामने चीज़ों को बोल देनी तो बहुत सरल होती है, लेकिन उसको समझानी बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। किसी चीज़ को अपनी भाषा में समझानी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे ये भरोसा है क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आ गए होंगे तो दूसरी बार जरूर यहाँ पर सीरीजें पढ़ने जरूर आओगे दोस्तों, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि महेंद्र वर्मन शैली ये पल्लवों की शैली है, पल्लवों का जो कलात्मक विकास है। मामल शैली ये भी पल्लवों का विकास है, पल्लवों का कलात्मक विकास है, ठीक है। राजसिंह शैली, अपराजित शैली, ये सारी की सारी शैलियाँ हैं, ये सारी की सारी कला है वो पल्लवों के शासन काल में विकसित हुई। महेंद्र वर्मन शैली का विकास 600 से 2500 ईसा पूर्व तक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन में स्तंभ युक्त मंडप बने। प्रमुख मंडपों में उद्वलित का
अंतस्यन का मंडप तथा भैरव कांड के मंडप का उल्लेखन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मंडपों के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पर कलात्मक श्रेणियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मामल शैली का काल, वो काल तो आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता है। 625 से 670 ईसा पूर्व यहाँ पर यह काल है किसका, मामल शैली का। और मामल शैली है, इस शैली का प्रमुख केंद्र है वो मामलपुरम, ठीक है। और मामलपुरम रथ सप्त पेगोड़ा के नाम से प्रख्यात। मामल शैली का जो रथ है वो सप्त पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी संख्या 8 है। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ और पिंडारी रथ और बलयान कुट्टम रथ। दोस्तों ये सारी के सारी रथों के बारे में यहाँ पर कलात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि कलात्मक श्रेणियाँ जिस प्रकार यहाँ पर रथों का निर्माण हुआ, भीम रथ है, द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है और सहदेव रथ है, पिंडारी रथ है, वेलियन कटैये, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली क्लास अगले अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों के साथ में रहेगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मैं आपके अगली क्लासों का आयोजन करूंगा। धन्यवाद।